बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के 190 मिलियन पाउंड केस में अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ सस्पेंशन एप्लीकेशन के ऊपर जो अदालती कार्रवाई हुई है, जो अदालती समाअत हुई है, उसका अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और ये प्रोसीडिंग आपके सामने रखने के बाद, ये प्रोसीडिंग आपको रिपोर्ट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की अदालती कार्रवाई में सलमान अकरम राजा ने जो दलाइल दिए हैं, जजेस के सवालात पर उनकी तरफ से जो एतराफ़ किया गया है, और फिर पीटीआई की दरख्वास्त को अदालत की तरफ से मुस्तरद भी किया गया है। और आज की इस प्रोसीडिंग में मखसूस नशिस्तों के केस में काजी फ़ाइज़ ईसा को क्लीन चिट कैसे दी है और तहरीक इंसाफ के वकील ने दी है, तो ये डिटेल भी, अदालती कार्रवाई का अहवाल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, 12 बजे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था, उसमें सलमान सफदर साहब पेश हुए, अलीमा खान साहिबा थीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी दीगर नामवर शख्सियात थे, अलीमीन गंडापुर साहब थे, और नैब की तरफ से उनके प्रोसिक्यूशन की टीम थी। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो नैब के जो नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, जो कल भी मैंने और सुबह के व्लॉग में भी आपको बताया था कि हो सकता है कि नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तरफ से अदालत से मोहलत मांग ली जाए, अदालत से वक्त मांग लिया जाए। तो एग्जैक्टली वही हुआ। जब केस कॉल किया गया, सलमान सफदर साहब रोस्टम पे आए, नैब के प्रोसिक्यूटर जवेद अरशद साहब रोस्टम पे आए। जवेद अरशद साहब ने कहा कि इस केस में उनको गुज़िश्ता रोज़ अपॉइंट किया गया है, उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो लिहाजा इस केस की जो तैयारी है, जो रिकॉर्ड है, उसको मुलाहिज़ा करने के लिए उनको 4 हफ्तों का एटलीस्ट जो है वो वक्त दिया जाए। जब ये नाज़रीन इस्तदा नैब के प्रोसिक्यूटर की तरफ से की गई, तो अदालत का डेकोरम जो है, जो पीटीआई के लोग वहाँ पे मौजूद थे, वो रोस्टम पे आके खड़े हो गए और उनकी तरफ से अदालत के सामने एक मैसेज, एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई कि आप तारीख़ दे के उठें कि इस केस में अगली तारीख़ क्या होगी। जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो मजमा यहाँ पे लगाया गया है, ये जो मजमा अदालत के सामने ला के खड़ा किया गया है, क्या ये अदालत पे प्रेशर डालने के लिए है? अगर ये प्रेशर डालना है तो फिर जाएं, ये केस नहीं सुना जाएगा, मैं ये केस नहीं सुनूंगा। अब बेंच बन चुका है, सरफराज डोगर साहब सुनने से इनकार करते हैं तो फिर केस कैसे प्रोसीड होगा? जिस पे सलमान सफदर साहब ने कहा कि पॉलिटिकल केसेस में ऐसा हो जाता है, हम अदालत का जो डेकोरम है उसको बहाल रखेंगे। और फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि इसमें हमें ऐसा करें कि दिफा हमारा जो है, दिफा का हक़ शुरू करने का मौका दें, और या पीर से दिफा का जो आर्गूमेंट है वो हमें करने दें। बाकी नैब ने केस बनाया है तो नैब खेले अब इस केस को। तो फिर सरफराज डोगर साहब ने कहा कि अभी तो मोहलत मांगी गई है नैब के प्रोसिक्यूशन टीम की तरफ से, तो मैं आज की अदालती कार्रवाई का जो ऑर्डर है, वो जब ऑर्डर डिक्टेट करूँगा तो उसमें अगली तारीख़ क्या होगी, वो तारीख़ भी अदालती ऑर्डर में बता दी जाएगी। तो ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जब ये आज की अदालती कार्रवाई का ऑर्डर आएगा, उसमें हो सकता है कि पीटीआई के लोग जो उन्होंने आज मजमा लगाया और एक ऐसा इन्फ्लुएंस दिया, तासुर दिया कि वो अदालत को प्रेशराइज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो उस पर भी हो सकता है कोई ऑब्जर्वेशन, कोई ऑर्डर में रिमार्क्स ना आ जाए। तो देखते हैं आज की अदालती कार्रवाई के बाद क्या ऑर्डर आता है, उसमें इस नाखुशगवार वाक़ये के हवाले से क्या अदालत ऑब्जर्वेशन पास करती है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की केस की समाअत हुई है। आज नाज़रीन सलमान अकरम राजा साहब ने अपने दलाइल को मुकम्मल कर लिया है। तकरीबन उन्होंने 3.25 घंटे आज अदालत में दलाइल दिए हैं, और उनके दलाइल के बाद हामिद खान साहब के दलाइल का आगाज़ हो चुका है। हामिद खान साहब के दलाइल क्या थे वो मैं इस प्रोग्राम में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल, अदालत के सवालात तक ख़ुद को महदूद रखूँगा। लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा आपको कि हामिद खान साहब ने जो इल्तवा की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर अदालत में उन्होंने बात की कि मेरा इल्तवा है 5 जून तक का, तो 5 जून के बाद इस केस की समाअत को लगाएं, आप फ़िलहाल मुलतवी कर दें। जब राजा साहब के दलाइल मुकम्मल हुए तो मैंने खान साहब ने कहा कि हामिद खान साहब, आप देख रहे हैं कि ये केस रोज़ाना की बुनियाद पर चल रहा है
और आप पहले दिन से इस केस के साथ मुंसलिक हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं, तो जब रोज़ाना की बुनियाद पर केस चल रहा है तो इसमें फिर इस किस्म का इल्तवा नहीं हो सकता। तो हामिद खान साहब ने कहा तो फिर आप मेरी दरख्वास्त को डिक्लाइन कर दें, मुस्तरद कर दें, तो मैं आर्गू करता हूँ। तो अदालत ने उनकी दरख्वास्त को डिक्लाइन किया और हामिद खान साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। लेकिन उनके जो दलाइल हैं वो दलाइल इस केस से कितने मुतलका हैं, गैर मुतलका हैं, अदालत उनसे क्या बात कर रही है, क्या सवालात कर रही है, ये डिटेल मैं अगले वीडियो लॉग के लिए रख रहा हूँ। इसमें सिर्फ सलमान अकबर साहब की बात करेंगे, उनके दलाइल की बात करेंगे और उनके दलाइल में जो तजाज़ात हैं उनकी निशानदेही करेंगे। राजा साहब ने 3 नवंबर 2007 के अदालती फ़ैसले का एक बार फिर हवाला दिया कि तब भी आइन से इनराफ किया गया था, जजेस को घर भेज दिया गया था, नए जज आए थे, उन्होंने PCO के ऊपर हल्फ उठाया था और जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हुए थे तो 3 नवंबर के बाद के जितने इक़दाम थे जो कॉन्स्टिट्यूशन से इनराफ था, ट्रांसग्रेस था, उसको रिवर्स कर दिया गया था। जिन जजेस को 3 नवंबर के बाद PCO के हल्फ के तहत लाया गया था उनको नोटिस किए बगैर उनको घर भेज दिया गया था। और उसमें उन्होंने बात भी की जो ऐसे ऑर्डिनेंसेस थे जो उस पीरियड के दौरान जारी किए गए 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी के बाद, उसको पार्लियामेंट को रेफ़र कर दिया गया। तो कह वो ये रहते राजा साहब के जो गैप्स है उन गैप्स को 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी में फिल किया गया। एग्जैक्टली मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फ़ैसले में, अक्सरियती फ़ैसले में यही कुछ किया गया। अब वहाँ पे तो नाज़रीन 3 नवंबर के इक़दाम में एक अदालत का 3 नवंबर 2007 से पहले का फ़ैसला भी मौजूद था, उसकी खिलाफ वर्जी भी हुई। 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी जारी की गई और फिर जब वो 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी का इक़दाम कलअदम का करार पाया तो अदालत की तरफ से उस मामले को पार्लियामेंट को भी रेफ़र किया गया था। बहुत सारी चीज़ें पार्लियामेंट को भी रेफ़र की गई थी। लेकिन यहाँ पे तो 12 जुलाई के फ़ैसले में कोई चीज़, जहाँ पे आइन खामोश था, जहाँ पर 3 दिन आइन में लिख दिए गए थे, वो 15 दिन कैसे हुए, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र नहीं किया गया, पार्लियामेंट को रेफ़र नहीं किया गया। और फिर आगे चल के नाज़रीन दूसरा उन्होंने हवाला दिया 1998 के सदारती रेफरेंस का, जब इलेक्शन 90 दिन से ज़्यादा ताख़ीर के शिकार हुए थे और जो 4 माह की हुकूमती अखराजात की जो प्रोविज़न थी, मामला 4 माह से आगे बढ़ गए थे। तो सलमान राजा साहब ने कहा कि यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता फराहम किया था। अब उस अखराजात वाली प्रोविज़न को पार्लियामेंट ने आके इंडोर्स कर दिया था। यहाँ पर तो 12 जुलाई के फ़ैसले के बाद पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी कि जो 80 अरकान अपने एफिडेविट दे के एक जमात में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा चुके हैं, वो एफिडेविट उस जमात में शमूलियत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद अरकान की वो अदालती फ़ैसले के ज़रिए रिवर्स नहीं हो सकती। तो फिर पार्लियामेंट ने ये काम भी कर दिया। इस चीज़ को कहाँ लेके जाएंगे? मंदू खेल साहब ने कहा कि ये जो 3 दिन का वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में था आज़ाद अरकान की शमूलियत का, क्या अक्सरियती फ़ैसले में उसको बढ़ा के 15 दिन नहीं कर दिया गया? तो उस पर सलमान अकबर साहब का जो एक आर्गूमेंट है जो पिछले 3 दिनों से चला आ रहा था कि नहीं जी, वो 15 दिन नहीं किए गए थे, वो सिर्फ इतना था कि 41 अरकान को सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए 15 दिन दिए गए थे कि वो बता दें कि वो किस सियासी जमात में है। भाई वो बताते हैं हम तहरीक इंसाफ में गए थे, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला जो एफिडेविट है वो कहाँ पे लेके जाएंगे? उस चीज़ को कैसे आप ख़त्म करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ऑलरेडी वकूफ़ पज़ीर हो चुकी है, उसकी हैपनिंग हो चुकी है। फिर नाज़रीन आगे चल के मोहम्मद अली मज़हर साहब ने बात की कि जो सेक्शन 66 है इलेक्शन एक्ट का, उसके मुताबिक उम्मीदवार ने पार्टी टिकट देना होता है, पार्टी डिक्लेरेशन देना होता है। तो क्या वो सब कुछ जमा करवाया गया? तो सलमान अकबर साहब ने कहा कि 39 की हद तक तो सब कुछ क्लियर है, लेकिन 41 जो अरकान थे जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में लिखा था वो आज़ाद थे। दरअसल वो हालात की सख्ती की वजह से, मखसूस हालात की वजह से, बेयकीनी की कैफियत की वजह से उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में आज़ाद लिख दिया था। अब नाज़रीन जहाँ पे ये बात सलमान अकबर साहब अदालत के सामने करते हैं ना कि ये आइन से इनराफ किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ जब ये बात करते हैं ना कि एक बेयकीनी की कैफियत थी 13 जनवरी के फ़ैसले के बाद, इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर 2023 के फ़ैसले के बाद, तो उस कन्फ्यूजन की वजह से हमारे कुछ अरकान ने अपने नॉमिनेशन पेपर में PTI लिख दिया, कुछ हमारे उम्मीदवारों ने जो है वो आज़ाद लिख दिया। जब ये कन्फ्यूजन का एतराफ़ कर रहे हैं
तो आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि कन्फ्यूजन अगर थी तो वो फिर आपकी तरफ से थी, अदालत की तरफ से कोई कन्फ्यूजन, कोई गलत फहमी नहीं थी, कन्फ्यूजन आपकी तरफ थी। तो यहाँ पे आइन का इनराफ कैसे हो गया? अपने ही दलाइल को वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि कन्फ्यूजन का एतराफ़ करके, तो फिर आइनी ट्रांसग्रेस कहाँ से हो गया? सलमान कनारे साहब ने कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि 80 अरकान ने किसी एक जमात को एक साथ ज्वाइन किया हो। जैसे ज़मीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि ये जो आप वजाहत देते हैं ना कि जो रूल्स 94 है इलेक्शन एक्ट का, उस रूल्स की अगर सलमान रज़ा साहब आपकी वजाहत को एक्सेप्ट कर लें तो इसका अफेक्ट क्या होगा? उसका नाज़रीन अफेक्ट ये होगा कि ये जो लोग थे, ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करार पाएंगे। मैं बड़े आसान अल्फाज में अदालती कार्रवाई आपको समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि कहाँ पे तजाद है। तो चलें, सलमान रज़ा साहब की इस दलील को एक्सेप्ट करते हुए 94 को अगर कलअदम भी करार दे दें और ये अरकान PTI के बन जाते हैं इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी, लेकिन जब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, अपनी मर्ज़ी से चले गए, एफिडेविट दे के चले गए, तो फिर इसका क्या करेंगे? 94 को आप कलअदम भी कर दें तो इस एक्ट को, जो कि उन अरकान ने खुद किया, अपनी रजामंदी से किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की, इस एक्ट को कहाँ पे लेके जाएंगे? इसको रिवर्स कैसे किया जाएगा? फिर नाज़रीन आगे चल के जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि अदालत के सामने जो कार्रवाई थी, सलमान कनारे साहब जो आप बात करें कि आर्टिकल 184(3), अदालत के सामने आर्टिकल 185 की कार्रवाई थी, आर्टिकल 184 की थी, 3 की नहीं थी। और ये एक्सरसाइज कब आर्टिकल 184(3) को किया गया? अदालत में तो नहीं बताया गया। जिस पे फिर सलमान कनारे साहब ने जो इन्हिसार किया वो जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स पे किया कि अत्तर मिनल्ला साहब तो अपने रिमार्क्स में कह रहे थे कि इसमें कंप्लीट जस्टिस भी हो सकता है, आर्टिकल 187 का अख्तियार भी हो सकता है, लेकिन ये नाज़रीन फैक्चुअल पोजीशन है कि आर्टिकल 184(3) या आर्टिकल 187 के ऊपर के कुछ नए हक़ाइक़ सामने आए हैं, उसके ऊपर किसी फरीक को, किसी पार्टी को नोटिस करके उस इशू के ऊपर, अब आर्टिकल 184(3) में अटॉर्नी जनरल को 27(a) का नोटिस भी होता है, किसी को नोटिस नहीं किया गया। फिर नाज़रीन मंदोखेल साहब ने कहा कि जो आपने अपनी CMA सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है, उसमें आपने अपनी मखसूस नशिस्तों की बात नहीं की, उसमें आपने अपने PTI के जो उम्मीदवार थे जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन लड़ रहे थे, उन उम्मीदवारों की बात आपने नहीं की, बल्कि आपने तो अपनी दरख्वास्त में ये एडमिट कर लिया कि वो आज़ाद थे, आज़ाद होने के बाद वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए, और आपने अपने मुतफर्रिक दरख्वास्त में कहा कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएँ। तो ये तो आपके एडमिटेड फैक्ट हैं। सलमान कनारे साहब ने कहा कि नहीं, वो 39 और 41 की जो बाइफरकेशन कर दी गई है, हमारी लिस्ट जो है 20 जनवरी को जारी की गई थी, उसमें ये सारे के सारे लोग जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। मंदोखेल साहब ने कहा कि आपने अपनी दरख्वास्त में भी इनको PTI का नहीं लिखा, आपने इनको PTI बैक कैंडिडेट लिखा है कि PTI के सपोर्ट के साथ, आपने ये कैटेगोरिकली नहीं लिखा कि ये PTI के थे। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि अदालत साहब, आप जो कमरा अदालत में बात कर रहे हैं कि आपके नॉमिनेशन पेपर के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अदालत में गलत बयानी की है, तो फिर उस गलत बयानी का जायज़ा लेने के लिए तो नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होनी चाहिए थी। वो स्क्रूटनी तो किसी सतह के ऊपर, किसी स्टेज पे हुई नहीं। तो राजा साहब ने कहा कि नहीं, नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी नहीं हो सकती। फिर नाज़िम मंदोखेल साहब ने कहा कि आप ऐसा करें, इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 67 का सब क्लॉज 3 है उसको ज़रा पढ़ लें। अब उसमें लिखा गया है कि जो कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ पार्टी का टिकट नहीं देगा, पार्टी का डिक्लेरेशन नहीं देगा, वो आज़ाद डिक्लेयर पाएगा, वो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ेगा। मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन थी, तो वो जो 39 आपके अरकान थे जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में PTI लिखा, क्या उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए? उनको तो इलेक्शन लड़ने की अल्टीमेटली इजाज़त मिल गई। 41 ने ये समझ लिया कि उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो मोहम्मद अली मदर साहब बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि दरअसल आपकी पार्टी में कोऑर्डिनेशन नहीं थी, कन्फ्यूजन आपकी पार्टी की तरफ थी, क्योंकि कोई आप में ताबन नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। फिर नाजरीन आगे चल के मंदोखेल साहब ने कहा कि आज अगर जो बड़ी बड़ी पार्टियों के रहनुमा हैं, इमरान खान हों, शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी हों,
वो अगर आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाहें तो क्या ये अदालत उनको मजबूर कर सकती है कि आप आज़ाद नहीं अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें? हाशिम काकड़ साहब ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि जब इलेक्शन एक्ट का रूल 94 मौजूद है, उन रूल्स की मौजूदगी में जिसमें यह कहा गया है कि पार्टी डिक्लेरेशन अगर नहीं है, पार्टी का सिंबल अगर नहीं है, तो जो कैंडिडेट है वो आज़ाद डिक्लेयर पाएगा, वो पार्टी का कैंडिडेट करार नहीं पाएगा। तो जब रूल्स 94 की मौजूदगी में ये जितनी बातें यहाँ पे की जा रही हैं कि इतने हमारे पीटीआई के थे, इतने हमारे ने आज़ाद लिख दिया, ये सारी बातें बेमायनी हो जाती हैं। राजा साहब ने यहाँ पे ये कहा, सलमान कमरारे साहब ने, कि जो 10 जजेस का 12 जुलाई का फैसला है, कौन से 10 जजेस? 8 अक्सरियती जजेस मंसूरी शाह साहब वाले और 2 मंदोखेल साहब और काजी फायद साहब। उस फैसले में जो रूल 94 है उसको कलअदम करार दे दिया गया है। तो जब काजी फायद साहब ने भी रूल 94 को कलअदम करार दिया तो इस फैसले को लेके काजी साहब को तो क्लीन चिट खुद सलमान कमरारे साहब दे रहे हैं कि रूल 94 को कलअदम करार दिया गया। तो ये जो लौंडे लपाड़े हैं पीटीआई के और पीटीआई के अपने पार्टी से वाबस्ता लोग हैं, वो फिर काजी साहब को क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं? और फिर इसी 13 जजेस ने इसी केस के अंदर 13 जुलाई का फैसला भी इंडोर्स किया है कि वो फैसला बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर गलतफहमी कहीं पे है तो वो इलेक्शन कमीशन की है, फैसले में तो कोई कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे हुक्म नहीं। तो फिर 13 जनवरी के फैसले पे काजी फायद साहब को सिंगल आउट करके क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है? क्या ये बदनीयती नहीं? जो भी क्रिटिसाइज़ करते हैं वो झूठ नहीं बोलते, वो गलत बयानी नहीं करते, वो मुगलजात नहीं बकते, वो इल्ज़ामात नहीं लगाते, वो बेबुनियाद मन गढ़ंत बातें नहीं करते अपने सियासी एजेंडे को या डॉलर कमाने के लिए, व्यूज़ हासिल करने के लिए। फिर नाज़रीन आगे चल के जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने एक और नुक्ता उठाया कि जो रूल 94 जिसके कलअदम करने की बात की जा रही है, वो मुख्तसर फैसले में तो रूल 94 को कलअदम नहीं करार दिया गया था। तो जब मुख्तसर फैसले में रूल 94 को कलअदम करार नहीं दिया गया, तो क्या तफसीली जजमेंट में, तफसीली फैसले में आप ये लिख सकते हैं कि रूल 94 को हम कलअदम करार दे रहे हैं? आपने मुख्तसर फैसले में लिखना होता है कि फ़लाँ कानून के रूल और सेक्शन को कलअदम करार दे रहे हैं, उसके बाद आपने उसकी रीजनिंग देनी होती है। तो राजा साहब ने कहा कि जो अक्सरियती फ़ैसला उसमें दरअसल जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उसको फ़रोग़ दिया गया है। तो फिर तो काजी फायद साहब ने भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फ़रोग़ दिया है, रूल 94 को जो है वो कलअदम करार देके। शाहिद बिलाल साहब के सवालात का जवाब भी दिया कि हमने नज़रसानी की दरख्वास्त, अब नज़रसानी में जो है वो पार्टी बनने की दरख्वास्त भी दायर कर दी है और बाकी रिक्वायरमेंट भी हमने पूरी कर दी थी। मेन केस में तो हम इन्फॉर्मेंट के तौर पे आए थे। इसके बाद नाज़रीन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि देखें, वो राजा साहब ने शेर व शायरी दरअसल अदालत में शुरू कर दी। उस पर भी अदालत ने, अमीनुद्दीन खान साहब ने जब वो शेर पढ़ लिया, राजा साहब ने, पिछली मरतबा भी शेर व शायरी से रोका गया था कि अदालती कार्रवाई को मुशायरा ना बनाएं, लेकिन आज फिर राजा साहब को एक शेर याद आया, उन्होंने कमरे अदालत में एक नहीं 3 मरतबा पढ़ा। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि अगर ये शेर व शायरी करके हमदर्दी या कोई रिलीफ लेना है तो फिर क्या कानून और आइन को साइड पे रख दें, आइन और कानून को ना देखें? ये तो आइनी अदालत है, यहाँ पे बात आइन और कानून पे होनी है या शेर व शायरी के ऊपर, अशार के ऊपर जब वो केसेस का फैसला होना है। फिर नाज़रीन सलमान कमरारे साहब ने कहा कि जो वजाहत जारी की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें यह क्लियर कर दिया गया कि जो पार्लियामेंट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई एफिडेविट के हवाले से, एक पार्टी में शमूलियत के हवाले से, उस पार्लियामेंट की गई इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है, उस तरमीम का इतलाक इस केस के ऊपर नहीं होगा। इसके बाद नाज़रीन राजा साहब के दलाइल ख़त्म हो गए और हामिद खान साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया, उनकी जनरल जजमेंट की एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया। आगे उन्होंने क्या बातें की हैं हामिद खान साहब ने, रात के व्लॉग में डिटेल के साथ बात करेंगे, बड़े अहम पॉइंट्स हैं उस पर भी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।